Hello dear students. Students, in this particular lecture I am going to explain about center of mass. तो बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी के सेंटर में जो मास कॉन्सेंट्रेटेड है. यस, तो आप इसको फिजिक्स की टर्म में बच्चों कैसे समझोगे? सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर या फिर बाहर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएं तो जो पूरी की पूरी बॉडी है वो ऐसे बिहेव करे जैसे वो सिंगल पार्टिकल है. तो बच्चों इसको कैसे समझेंगे हम? इसको समझने के लिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसके साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो बच्चों ये मेरे पास मार्कर है और ये मेरे पास बुक फिजिक्स की, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रखा है. राइट, तो ये सबको दिख रहा है बेटा. यदि बच्चों मैं इस पर्टिकुलर फिंगर से इसके राइट हैंड पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो रहा है? ये इट इज़ रोटेटिंग. और यदि मैं इसके लेफ्ट हैंड पे फोर्स लगाऊंगा तो इट इज़ आल्सो रोटेटिंग. लेकिन यदि इसके बिल्कुल सेंटर पे मैं फोर्स लगाऊंगा, राइट, बिल्कुल सेंटर पे, तो क्या होगा बेटे? इट विल गो ट्रांसलेटरी मोशन. इट मीन्स दैट बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बच्चों हम फोर्स लगाएं और बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है. तो सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए पॉइंट ऑन ए बॉडी, ए पॉइंट ऑन ए एक्सटेंडेड बॉडी. एक्सटेंडेड बॉडी मीन्स ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो a point on a body, extended body, such that if we apply force on that particular point, the body behaves as a single particle. तो बच्चों यदि हम उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं तो बॉडी कैसे बिहेव करे कि जैसे सारे का सारा मास वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी आपकी चलने लग जाए. तो बच्चों इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम प्रॉब्लम जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. टू पार्टिकल सिस्टम. तो यहाँ पे हम जो बॉडी स्टडी करने वाले हैं दैट बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स. तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों. ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है. हम ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट बॉडी का ए और दूसरा पॉइंट बॉडी का बेटे बी. ए पॉइंट पे बॉडी का मास m1 और बी पॉइंट पे बॉडी का मास m2. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बच्चों लिख लेंगे. ओरिजिन से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे बॉडी के दोनों पॉइंट्स का. तो हम मान लेते हैं बच्चों ये r1 पोजीशन वेक्टर है और ये r2 पोजीशन वेक्टर है. तो बॉडी आपकी दो पार्टिकल से मिलके बनी है, एक आपके पास m1, एक आपके पास m2. तो बच्चों अब ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं. एक्चुअल में बॉडी के अंदर जो n पार्टिकल्स हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं बेटे? इंटरनल फोर्स. ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है, दूसरा पहले पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है. इससे बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि इन सब पार्टिकल्स की आपस में लगने वाली फोर्स म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है. हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे. तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1. कैसे? यहाँ पे m1 है, इसको अट्रैक्शन मिल रही है m2 से और m2 को इंट्रैक्शन किससे मिल रही है बच्चों? m1 से. तो यहाँ पे एक के ऊपर फोर्स दो के कारण और दो के ऊपर फोर्स एक के कारण. तो दीज टू फोर्सेस फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों मिलता है, ध्यान में रखो इसको आप, कि इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन मोशन. तो कॉपी पेंसिल उठा के साथ साथ काम भी करते रहो. और वीडियो बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए. ठीक है, आप कमेंट कम करते हो तो कमेंट करना चाहिए आपको. ठीक है,
तो अब देखो बच्चों, तो F12 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस F21। तो इट मीन्स दैट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक दीज फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हम ये मान लेते हैं बच्चों कि F1 मास के ऊपर, ये जो F1 आपका, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा देते हैं, ठीक है। तो जब हम F1 फोर्स इस एक्सटर्नल मास के ऊपर लगाएंगे और F2 फोर्स M2 मास के ऊपर लगाएंगे, तो हमने जो बॉडी है, ठीक है, जो भी सिस्टम है 2 पार्टिकल का उसके ऊपर हमने नेट फोर्स F लगा दी बच्चों। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू, तो जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी तो बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उस पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। F इज इक्वल टू कितना आपके पास आएगा, M इंटू A1 प्लस M1 A1 प्लस M2 इंटू A2। आगे बच्चों सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से देख लो। dVt बाय, ये आ गया M2 dV2 बाय में dt। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो F इज इक्वल टू M1, ओके। और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, ये d बाई dt, और V1 कितना आपके पास dR1 बाय में dt प्लस M2 d बाई dt, और यहाँ पे dR2 बाय में dt। तो बच्चों थोड़ा सा इसको आगे करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा M1, ओके, d स्क्वेयर बाय में dt स्क्वेयर R1 प्लस M2 d स्क्वेयर बाय में dt स्क्वेयर, ओके, इंटू R2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि M1 M2 कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी स्क्वेयर, है ना, M1 R1 बाय में dt स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर बाय में dt स्क्वेयर। ये सेकेंड डेरिवेटिव है बच्चों आपके पास M2 R2। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे ये वाला सेकेंड डेरिवेटिव, तो हमारे पास आएगा M1 R1 प्लस M2 R2। तो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स है, नेट फोर्स, ये किसके बराबर है, M1 प्लस M2, ओके, d स्क्वेयर बाय में dt स्क्वेयर, लेट इट बी R, लेट इट बी R। तो F को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स है ना ये। तो मास एक्सेलरेशन कितना आएगा, d स्क्वेयर R बाय में dt स्क्वेयर, लेट इट बी A। इसको कैपिटल A भी लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, तभी तो आपके पास आ रहा है ये। और M कितना आपके पास, M1 प्लस M2। तो यही हमने यहाँ पे लिखा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, d स्क्वेयर R बाय में dt स्क्वेयर इक्वल टू d स्क्वेयर dt स्क्वेयर M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2। तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यदि बेटे हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो इसको आप। हमारे पास ये dt स्क्वेयर से dt स्क्वेयर गया, r इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2। तो बच्चों ये जो पार्टिकल है आपका, ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, इसको हम बोलते हैं RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू बॉडीज सेंटर ऑफ मास। तो RCM इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है बच्चों आपके पास ये। तो RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 M1 प्लस M2। तो अब हम यहाँ पे एक स्पेशल केस ड्राइव करने की कोशिश बच्चों करते हैं। तो RCM मान लेते हैं कि M1 है ना, केस फर्स्ट, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M से, जो पार्टिकल हैं वो आइडेंटिकल है और दोनों का मास क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हमारे पास RCM कितना आएगा बच्चों आपके पास, M R1 प्लस M R2 डिवाइडेड बाय M प्लस M। तो M कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय कितना है बेटे, 2M। तो M से M कैंसिल हो गया। तो RCM कितना है आपके पास, R1 प्लस R2 बाय में 2। तो बिल्कुल सही है बेटे, यदि
बॉडी दो पार्टिकल से मिलके बनी है, एक आपके पास m, दूसरा आपके पास m, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड वे पे करेगा बेटे, है ना, मिड वे पे करेगा कि नहीं। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको डायग्राम में बना सकते हो RCM, ठीक है बेटे। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। मान लेते हैं हम कि सेकंड केस हम ले रहे हैं बेटे कि यहाँ से RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये फंडामेंटल इक्वेशन है। हमने पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल इक्वेशन पे रखना हमने। RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 M1 प्लस M2। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम ये मान लें कि ये पोजीशन वेक्टर है RCM और ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटे आपके पास, x और y, राइट। तो जब ये आपके पास x y है तो RCM को हम कैसे लिख सकते हैं, x, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ये कोऑर्डिनेट है XCM बाई CM। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे RCM इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे XCM, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको बाई CM हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। RCM इज इक्वल टू XCM आई कैप प्लस बाई CM जे कैप, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए बेटे आप, यदि हम XCM की बात करें तो XCM हमारे पास कितना आएगा, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और बाई CM कितना आएगा हमारे पास, M1 बाई 1 प्लस M2 बाई 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये बेटे फार्मूला आपका काफ़ी जगह यूज़ होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि मान लो ये जो सेंटर ऑफ मास है आपका, ठीक है, पार्टिकल M1 प्लस M2 है और ये सारे के सारे पार्टिकल हैं। यदि सेंटर ऑफ मास केस है बेटे आपके पास ये RCM इक्वल टू 0, यदि RCM इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ऐसे लाई कर रहा है, यहाँ पे मास M1 है, यहाँ पे M2 और RCM कितना है 0। ध्यान से देख लो एक बार फिर आप, यहाँ पे मास M1 है, यहाँ पे मास M2 और यहाँ पे कितना है ये 0। तो 0 इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटे आपके पास, M1 प्लस M2। तो M1R1 इक्वल टू माइनस M2R2। तो बच्चों R2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, M1 बाय में M2 इंटू R1। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है आपका। यदि मान लो बेटे आपके पास, ध्यान से देखो, ये M1 मास है, ये M2 है, ये O, ये पोजीशन वेक्टर R1 और ये पोजीशन वेक्टर कितना बेटे आपके पास R2। यदि M1 मास ज़्यादा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो R2 लेस देन R1, ये थोड़ा सा गौर करना आपने, ठीक है। M2 मास यदि ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका एक्सप्रेशन है, एग्जाम में मैक्सिमम 3 नंबर से आपका पूछा जाता है। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।